नमस्कार, मैं रितिका आर्या बीबीएससी एवं एएच की इंटर्नशिप की छात्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आईवीआरआई पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज की हमारी चर्चा का विषय है परजीवी संक्रमण रोकथाम कब और कैसे। और आज की हमारी चर्चा के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हीराराम सर, जो कि परजीवी विज्ञान विभाग में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, इस विषय में मेरा पहला प्रश्न आपसे यह होगा कि आखिर परजीवी होते क्या हैं और इनका पशुओं में कितना नुकसान देखा जाता है। देखो, परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए और अपने आश्रय के लिए अपने से बड़ों जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं। अब ये पशुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और पशुओं के शरीर के बाहर भी पाए जा सकते हैं। तो जो परजीवी पशु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको हम अंतःपरजीवी कहते हैं, और जो शरीर के बाहरी हिस्से पर पाए जाते हैं उनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। अंतःपरजीवी शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कई अंगों में पाए जा सकते हैं, जैसे यकृत हो गया, आंत हो गई, पेट का हिस्सा हो गया, वृक्क हो गया, फेफड़े हो गए, श्वासनाल हो गई। पशु के शरीर के अलग अलग अंगों में जो परजीवी अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं उनको हम अंतःपरजीवी कहते हैं। इसी तरह से कुछ परजीवी ऐसे भी होते हैं जो पशु के रक्त के अंदर पाए जाते हैं, उन परजीवियों को हम रक्त परजीवी कह देते हैं। अब इनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग हो सकती है। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो पशु के अंदर पाए जाते हैं, उनकी संरचना पेड़ के पत्तों के जैसे होती है, तो उनको हम पत्ता कृमि कह देते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जिनका शरीर काफ़ी लंबा होता है, और जो लेडीज जो बाल को संवारने के लिए जूड़े का उपयोग करते हैं, फीते का, तो फीते जैसी उनकी संरचना होती है, तो इसलिए उनको हम फीता कृमि कहते हैं। और कुछ परजीवी समूह ऐसे होते हैं जो गोल नुकीले होते हैं, जिनको हम गोल कृमि कहते हैं। तो पशुओं के अंदरूनी हिस्से में ज़्यादातर चपटा कृमि, फीता कृमि और गोल कृमि का संक्रमण अधिक देखा जाता है, और रक्त के अंदर जो पाए जाते हैं वो रक्त परजीवी होते हैं। इसी तरह से अगर पशु के बाहरी हिस्से को आप देखेंगे तो उसमें किलनी प्रमुख रूप से, जुएं, चीचड़ और मक्खी, मच्छर, ये सब बाह्य परजीवी समूह में आते हैं। और इन अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवियों की अगर नुकसान की बात करें तो पशुओं में कई तरह के नुकसान होते हैं जिनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी नुकसान की वजह से पशुपालक भाइयों को काफ़ी आर्थिक हानि होती है। ये नुकसान जब होते हैं तो पशुओं में, जैसे आप देखेंगे कि पशु में खून की कमी होने लगती है, रक्ताल्पता जिसको कहते हैं, और संक्रमित पशु में कुछ जो आंत और लिवर के अंदर पाए जाते हैं उनकी वजह से पशुओं में दस्त बहुत तेज होने लगती है। तो दस्त हो गया, रक्ताल्पता हो गई, शरीर में भूख ना लगना, उनकी शारीरिक कमजोरी, वजन का गिरना, और आप देखेंगे कि जिस तरह की एक चमक स्वस्थ पशु में होनी चाहिए उसकी त्वचा परजीवी संक्रमण के बाद चमकहीन होने लगती है। तो ये सब चीज़ें नुकसान होता है, और कई बार कुछ ऐसे भी परजीवी जनित रोग हैं जिसमें मादा पशुओं में गर्भपात भी हो जाता है। तो इस तरह से ये नुकसान की वजह से पशुपालक भाइयों को काफ़ी आर्थिक हानि होती है, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। सर, पशुओं में परजीवी संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। पशुओं में परजीवी संक्रमण के जो स्रोत की बात अगर हम करें तो उसमें संक्रमित चारा प्रमुख रूप से होता है। अब ये संक्रमित चारा कहाँ से आता है, आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं या खेत होते हैं जो काफ़ी निचले हिस्से में पाए जाते हैं, जहाँ पानी काफ़ी दिनों तक इकट्ठा होता है, महीनों तक इकट्ठा होता है। इन खेतों में घोंघे पाए जाते हैं। घोंघे भी परजीवी के संक्रमण के फैलाने में मददगार होते हैं। जैसे पोखर हो गई, नदियाँ हो गई और तालाब हो गए, यहाँ पे घोंघों की बहुतायत होती है। और अगर ऐसे इलाके में हमारे पशु चरने के लिए जाते हैं तो वहाँ से परजीवियों का संक्रमण हो सकता है। और कुछ ऐसे भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे अगर हम घास को वहाँ से उन इलाकों से काट करके और अपने पशु को ले आकर के कुट्टी काट करके खिलाते हैं, तब भी परजीवियों का संक्रमण हमारे पशुओं में हो सकता है। इसके अलावा दूषित पानी हो गया और दाना हो गया, और तीसरा संपर्क का माध्यम हो सकता है। कुछ ऐसी परजीवी जनित बीमारियां हैं जैसे खुजली के कीट हो गए,
तो ये एक पशु में अगर खुजली का कीट है और संपर्क में अगर दूसरा पशु आता है तो संपर्क से स्वस्थ पशु में भी ये खुजली के कीट संचरित हो जाते हैं। तीसरा तरीका प्रजनन का होता है। अगर कोई नर पहले से ही इस परजीवी किसी परजीवी जनित बीमारी से ग्रसित है और फिर उसको अगर हम प्रयोग करते हैं प्रजनन के लिए, तो मादा पशु में प्रजनन के साथ जो संक्रमित होने वाले प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जिसमें ट्राइकोमोनास एक उदाहरण है, जो एबार्सन काज करता है, तो उसका संक्रमण संक्रमित नर से और स्वस्थ मादा के अंदर होता है। तो ये कुछ आम तरीके हैं जिसमें दूषित चारा, दाना, पानी, कांटेक्ट यानी संपर्क और फिर प्रजनन के दौरान भी पशुओं में परजीवी जनित रोगों का संचरण होता है। कुछ प्रमुख परजीवी जनित रोग माँ के दूध से बच्चे में भी हो सकते हैं। ये सब प्रमुख स्रोत हैं संक्रमण के। सर, जैसा कि आपने बताया कि यदि कोई पशु परजीवी से संक्रमित होता है तो उसमें भारी नुकसान देखा गया है, तो हमारे पशुपालक भाई यदि ये देखना चाहें कि उनका पशु यदि किसी परजीवी से संक्रमित है या नहीं, तो वह कैसे जान सकते हैं? देखिए, पशुओं को अगर पता करना पशुपालक भाई को कि पशु में संक्रमण है कि नहीं, तो कुछ परजीवी जनित रोगों में तो विशिष्ट प्रकार के लक्षण आते हैं। तो लक्षण के आधार पर भी पता चल जाता है कि इस पशु में परजीवी का संक्रमण है। जैसे रक्त परजीवियों में, ज़्यादातर रक्त परजीवियों में पशु को बुखार आता है, तेज बुखार आता है। अब ये बुखार रुक रुक करके भी हो सकता है या लगातार बना रह सकता है। तो अगर बुखार आ रहा है पशु को और बुखार की दवा देने के बाद उतर नहीं रहा है, तो अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें किसी परजीवी जनित रोग के होने की आशंका है। उसके बाद अगर पशु को दस्त हो रहा है, तब भी अंदाज़ा लग जाता है कि इसके पेट में किसी तरह के कृमि का संक्रमण हो सकता है। बाकी पशुओं में दुर्बलता, रक्त की कमी और दस्त का होना, उत्पादन का घटना जिसमें दूध, ऊन, मांस का उत्पादन हो सकता है, इन सबों में कमी हो जाना। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि पशु अस्वस्थ लग रहा है, चलने फिरने में उसको परेशानी हो रही है, ठीक से चारा दाना ग्रहण नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये पहले संज्ञान लेना चाहिए कि लगता है कि हमारे पशु में परजीवी जनित रोगों का संक्रमण है। अब इसको पुख्ता करने के लिए कुछ जांचें की जा सकती हैं। जैसे अगर आंत से संबंधित विकार है तो उस स्थिति में आप मल की जांच करा सकते हैं। अब ये मल की जांच जो है ज़्यादातर पशु चिकित्सालय जहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की सुविधा होगी, वहाँ पे पशु चिकित्सक आसानी से कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ये सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय होते हैं अलग अलग प्रदेशों में, वहाँ भी ये सुविधा होती है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक परजीवी विज्ञान विभाग है, वहाँ पे भी जांच की सुविधा होती है। पशुपालक भाई संपर्क करके निःशुल्क भी अपनी जांचें करा सकते हैं। रक्त परजीवी की जांच के लिए रक्त का नमूना लिया जाता है और उस नमूने की जांच रंगने के बाद की जाती है। तो इस जांच में थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम 1 घंटे का समय रंगने और जांच करने में लग जाता है। तो रक्त की जांच, मल की जांच, फिर कुछ परजीवी जनित ऐसे भी होते हैं जो नाक के अंदर पशु के संरचनाएं बना देते हैं और उसमें भी काफ़ी लार का स्राव होता है, तो लार की भी जांचें की जा सकती हैं, नाक से जो पतला स्राव निकलता है उसका। या अगर किसी तरह के परजीवी संक्रमण ऐसे भी होते हैं जो पेशाब के माध्यम से भी उनके अंडे आते हैं, तो पेशाब की जांच भी कराई जा सकती हैं, जिसमें से ब्लड फ्लूक्स हैं, जो रक्त के अंदर जो फ्लूक्स पाए जाते हैं, तो उनके अंडे पशु के पेशाब में भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी जांचें हैं, रक्त, मल, नाक से निकलने वाला स्राव या पेशाब, इनकी भी जांचें कराई जा सकती हैं। कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हो सकती हैं जो वातावरण से भी अगर आप इकट्ठा कर लें उनको, तो अंदाज़ा एक लग जाता है कि इस पशु में परजीवी संक्रमण के लिए इस इलाके में मददगार हो सकते हैं। जैसे घोंघे हैं, अगर आपने वातावरण से घोंघे कलेक्ट किया और उनके अंदर आपने प्रमाण देख लिया कि हाँ इसमें पत्ता कृमि का संक्रमण है, कुछ लार्वल अवस्थाएं उसमें पनप रही हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस क्षेत्र में चरने वाले जानवर जो होंगे वो पत्ता कृमि संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जांच के माध्यम से पुख्ता। और एक तरीका अंत में ये हो सकता है कि शव विच्छेदन, अगर पशु किसी परजीवी जनित बीमारी से या किसी भी बीमारी से ग्रसित था, मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जब शव विच्छेदन होता है
तो उसमें किस तरह के संक्रमण थे, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, उनकी जांच से पता चल जाता है कि हाँ, इसमें परजीवी संक्रमण था। तो शव विच्छेदन के बाद तो पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि इसमें पशु जो है परजीवी संक्रमण से ग्रसित था। सर, जो पशु परजीवी संक्रमित होते हैं या उनमें इस तरह के रोग देखे जाते हैं, तो हमारे पशुपालक भाई उन्हें इससे किस प्रकार निजात दिला सकते हैं? पशुपालक भाइयों को परजीवी संक्रमण से निजात दिलाने के लिए सबसे अहम जो है उनका पशुओं का रखरखाव। पशु को रखरखाव के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। अगर वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन किया जाएगा तो पशुओं के अंदर परजीवी जनित रोगों के होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब इसमें चारा दाना से लेकर के पानी, उनके बांधने का स्थान, ये सब चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव के तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक मोटा तौर पर कहा जा सकता है कि पशुओं को परजीवी जनित रोगों से मुक्ति के लिए बाजार में तरह तरह की कृमिनाशी दवाएं आती हैं। कृमिनाशी दवाओं का समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से उपयोग करके भी पशुपालक भाई परजीवी जनित रोगों से निजात पा सकते हैं। बस ये देखना है आपको कि पशु चिकित्सक की सलाह के बिना पशुपालक भाई को दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके रोकथाम के लिए परजीवियों के कुछ ऐसे भी मध्यस्थ पड़ोसी जीव होते हैं, जो दूसरे जीव होते हैं, जो उनकी जीवन चक्र को, परजीवी के जीवन चक्र को फैलाने में मदद करते हैं। तो ऐसे जीवों से भी पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जैसे टिड्डे हो गए, गुबरैले हो गए, केंचुए हो गए और ग्रासहॉपर हो गए, कीट पतंगे हो गए। तो इनसे भी पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं से दूरी बना करके रखना चाहिए। अन्यथा इनसे जो इनके अंदर जो रोग की अवस्थाएं पनप रही हैं, वो पशु के नाद में गिरकर या उनके चारे में संक्रमित होकर के और फिर पशु के अंदर चली जाएंगी। तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। सर, आपने अभी कुछ कृमिनाशी दवाओं का जिक्र किया, तो यदि पशुपालक भाई इन दवाओं को अपने पशु को देना चाहें तो उसका उचित या सही समय क्या होगा? सही समय का अगर आपने बात करेंगे कि सही समय क्या होना चाहिए, तो बड़े पशुओं में जो चरने जाते हैं तो वर्ष में 2 बार उनको कृमिनाशी दवा का उपयोग करना चाहिए। पहला बार आप बरसात से पहले करिए और दूसरी बार अगर देना है तो बरसात के बाद। यानी आप मई जून के महीने में पहली बार और नवंबर या दिसंबर में दूसरी बार। जो पशु चरने जाते हैं या जिनको चारा चारागाह से काट के आ रहा है, तो इन 2 महीनों में अगर करते हैं, मई जून में या नवंबर दिसंबर में, तो आप चरने वाले पशुओं को परजीवी जनित रोगों से ज़्यादातर बचा सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी पशु समूह होते हैं जो कभी चरने नहीं जाते हैं, घर पे बांध के खिलाए जाते हैं। ऐसे पशुओं के लिए वर्ष में एक ही बार आप बरसात से पहले पशुपालक भाई सुनिश्चित कर सकते हैं कि कृमिनाशी दवा की खुराक दी जाए। तीसरा समूह होता है कम उम्र के बछड़े या बछिया। अगर बछड़े और बछियों में अगर कृमिनाशी दवा का प्रयोग करना है तो ये सलाह उन्हें दी जाती है कि बछड़ों के जन्म के तीसरे हफ्ते में और 5वें हफ्ते में, यानी 2 खुराक कृमिनाशी दवाओं को अवश्य देना चाहिए। चौथा ग्रुप है छोटे पशुओं का, जिसमें भेड़ और बकरी आती हैं। तो भेड़ बकरी में अगर कृमिनाशी दवाओं का प्रयोग करना है तो उनको पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि हर 3 महीने में एक बार कृमिनाशी दवा का उपयोग अवश्य करें। तो ये विशेष ग्रुप हैं। बड़े पशुओं में चरने वाले या घर पे बांध के खिलाने वाले या बछड़े हैं, उनको अलग से देना पड़ता है, और छोटे पशु यानी भेड़ और बकरी हैं तो उनके लिए अलग है। तो ये वार्षिक कैलेंडर है, इसको अपना करके और किसान भाई अपने पशुओं को परजीवी रोगों से मुक्त कर सकते हैं। सर, जब हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं में कृमिनाशी दवाई देते हैं तब उन्हें किन किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए? पशु चिकित्सक की सलाह के बाद ही किसान भाइयों को किसी भी कृमिनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ये पहली सावधानी होगी। दूसरी सावधानी ये होनी चाहिए कि किसी भी कृमिनाशी दवा का उपयोग हमें पशु के शरीर के वजन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी दवा की खुराक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगर दवा की खुराक की मात्रा कम हो जाएगी तो पशु के अंदर जो परजीवी हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी दवा का असर कृमि के ऊपर असरदार नहीं हो पाएगा।
तीसरी, ये दवाएं जहरीली होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो बच्चों की पहुंच से बाहर रखना पड़ेगा इन दवाओं को। और चौथा, इन दवाओं के उपयोग के समय और मात्रा का विवरण किसी भी रजिस्टर या कॉपी में अवश्य पशुपालक भाई इंगित करें, ताकि अगर भविष्य में दवाओं के उपयोग की जरूरत पड़े तो पशु चिकित्सक को दिखा करके और फिर दोबारा दवा का प्रयोग किया जा सके। और दवाओं के प्रयोग के बाद पशु चिकित्सक से या जहाँ पे जांचें होती हैं, दोबारा जांच अवश्य करा लें कि जो हमने दवा दी थी, इस दवा का असर हुआ भी है या नहीं हुआ है। यानी जो दवा दी थी जिस काम के लिए, अगर अंतः परजीवी जनित रोगों से लड़ने के लिए या मारने के लिए दिया था, तो वो परजीवी पशु से बाहर निकल गए हैं या अभी भी मौजूद हैं, क्या दोबारा खुराक देनी पड़ेगी दवा की या खत्म हो गए हैं। तो इसकी भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हमारे जो कृमिनाशी दवा था इसका असर हुआ या नहीं हुआ। ये सब प्रमुख सावधानियां हैं, अगर पशुपालक भाई ये सब अमल में करते हैं तो उनका पशु परजीवी जनित रोगों से स्वस्थ हो सकता है। सर, अंत में यदि आप हमारे किसान या पशुपालक भाइयों को कोई संदेश देना चाहें तो वह क्या होगा? पशुपालक भाइयों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने पशुओं की समय समय पर जांचें करवाते रहें। अगर किसी भी पशु के अंदर परजीवी संक्रमण का अंदेशा होता है तो उनके रक्त की जांच कराएं, उनके मल की जांच कराएं, पशु चिकित्सक से परामर्श करें और अगर संभव है तो उनको रेगुलर डिवर्मिंग प्रोटोकॉल के तहत उनकी डिवर्मिंग कराएं। रेगुलर डिवर्मिंग का मतलब ये है कि बरसात से पहले और बरसात के बाद, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो कम से कम चरने वाले पशुओं में 2 बार, बछड़े और बछियों में 2 बार, पहले जन्म के तीसरे हफ्ते में और 5वें हफ्ते में। और अगर छोटे पशु हैं तो उनको 3 महीने के अंतराल पर ये डिवर्मिंग का शेड्यूल जरूर फॉलो करें। तीसरा, पशुओं को ऐसे इलाकों में ना चरने के लिए भेजें या वहाँ से घास ना लेके आएं जहाँ पे घोंघा बाहुल्य क्षेत्र हो। अगर निचले हिस्से में अगर धान की फसल भी उगाई जाती है और वहाँ पे पानी महीना 2 महीने इकट्ठा होता है, तो ऐसे जगहों से घास भी या धान की पुआल भी या डंठल काट के पशुओं को नहीं खिलाने चाहिए। ये सब अगर सावधानियां किसान भाई रखते हैं और अपनाते हैं, वैज्ञानिक पशुपालन का तरीका अपनाते हैं, तो परजीवी जनित रोगों से निजात पा सकते हैं और उनका उत्पादन, पशु का उत्पादन बना रहेगा, आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सर, आज आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमारे पशुपालक भाइयों के साथ एक मुख्य विषय पर अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ ही मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि उनका कोई भी प्रश्न या सुझाव इस विषय को लेकर है तो वह ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में आकर साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी मुख्य विषय पर चर्चा के लिए। धन्यवाद।